हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MSL स्टेट रैंकर के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य से रिलेटेड ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न जो कि बार बार यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने के चांसेस भी हैं। यहाँ पर मैंने मॉडल पेपर लिया है जो कि 2025 में पूछा गया है और इस मॉडल पेपर से 2026 में भी क्वेश्चन बनेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आपके यहाँ से 10 नंबर गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10 की संपूर्ण तैयारी होती है। और हाँ, अगर आपका भी सपना है 2026 का टॉपर बनना, तो आप इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कफन व पूस की राहत कहानी के लेखक, ये दोनों जो हैं वो आपके गद्य साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य, मतलब कि गद्य और पद्य दोनों से रिलेटेड मिक्सचर करके मैंने यहाँ पर प्रश्न रखे हैं। और पहला क्वेश्चन है कि कफन या व पूस की रात, मतलब कफन कहानी और पूस की रात कहानी के लेखक। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से हमें ये बात पता चलती है कि कफन यानी कि कफन जो है वो एक प्रकार की कहानी है और जो पूस की रात है वो भी एक प्रकार की कहानी है। मतलब कि यहाँ पर दोनों कहानी हैं और इस कहानी की आपको बताना है कि लेखक कौन है। तो क्या कफन कहानी के लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद हैं? नहीं, प्रेमचंद नहीं, ना ही यशपाल हैं और ना ही सुदर्शन है। राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद की और रचनाएं जिनको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि 2025 में कफन व पूस की रात रचना पूछी गई है और अगले आने वाले 2026 आपके बोर्ड पेपर में ये दूसरी रचना भी देकर पूछी जा सकती है। तो दूसरी रचना कंकाल है और इरावती, इन सभी की इनकी रचना है। आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं। मतलब कि सिंदूर की होली जो है वो एक प्रकार की नाटककार का मतलब हुआ कि जिन्होंने नाटक लिखा तो वे नाटककार हो गए। इसका अर्थ आप समझ गए। अब यहाँ पर समझिए कि सिंदूर की होली जो है एक प्रकार की, इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा जो है वो नाटक विधा है। तो नाटक विधा की रचना जो है वो सिंदूर की होली है। अच्छा, सिंदूर की होली एकमात्र रचना और यह आपके बोर्ड पेपर के लिए इतना इम्पोर्टेंट है जो कि 2025 हो 2024 से पूछी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिंदूर की होली के नाटककार जो हैं वो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। मतलब कि लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सिंदूर की होली नामक रचना रची और सिंदूर की होली नामक रचना जो है वो एक प्रकार की नाटक विधा की रचना हो। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। इसी प्रकार से आप यदि पढ़ाई करते हैं तो बोर्ड पेपर में आप हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 95+ स्कोर कर सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि रूस में 25 मास, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो लगातार पूछा गया है, चाहे वो 2020 हो चाहे 2022 हो, ये क्वेश्चन जो है वो ट्रेंडिंग है। तो आपके बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं। तो रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक जो हैं वो राहुल संस्कृत्यायन हैं। राहुल संस्कृत्यायन जो हैं वो रूस में 25 मास के रचयिता हैं और प्रभाकर माचवे भी इसका राइट आंसर नहीं होगा और डॉक्टर नगेंद्र भी और रामवृक्ष बेनीपुरी भी नहीं होगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं लगातार रिपीट होते हैं। मतलब यूपी बोर्ड में लगातार पूछे जाते हैं।
कि बाजे पयलिया के घुंघरू के लेखक कौन हैं। तो बाजे पयलिया के घुंघरू के लेखक जो हैं वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो हैं वो बाजे पयलिया के घुंघरू के रचयिता हैं, ना कि रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की एक रचना है जो कि बेहद पूछी जाती है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि गेहूं और गुलाब, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि गेहूं और गुलाब जो कि इनकी एक ट्रेंडिंग रचना है जो कि लगातार पूछी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हमने 5वां नंबर क्वेश्चन को देख लिया। आइए 6वां क्वेश्चन दिया गया है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था। तो सबसे पहले आप समझिए कि रीतिकाल का दूसरा नाम आप समझिए कि अलंकृत काल है। और किस विद्वान ने कहा था, तो रीतिकाल को अलंकृत काल ना बेटा मिश्र बंधुओं ने कहा था। तो मिश्र बंधु कौन है, तो मिश्र बंधु जो हैं वो लेखकों या फिर कवियों, ये जो है रीतिकाल जो है उसमें कवि आएंगे, तो कवियों का एक समूह है, इसे ही मिश्र बंधु कहा जाता है। तो रीतिकाल का अलंकृत काल जो है वो मिश्र बंधुओं ने कहा था, मतलब कि रीतिकाल के कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब 7वें नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और जो कि 2024 में पूछा गया है और 2025 में भी पूछा गया है। यहाँ पर मैंने 2025 का पूरा मॉडल पेपर ही ले रखा है क्योंकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड पेपर में किस प्रकार से बनते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति का क्या मतलब हुआ कि रचना और रीतिकालीन देव की नहीं है। मतलब कि यहाँ पर आप समझिए सबसे इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि यहाँ पर देव जो हैं वो एक प्रकार के कवि हैं। यहाँ पर आप इस देव को समझिए कि एक कवि हैं और इनकी रचना कौन सी है, तो इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर समझिए ए नंबर ऑप्शन दिया गया है कि कविप्रिया। तो आपको पता होना चाहिए कि कविप्रिया, यहाँ पर आप इसको नोट कीजिएगा, कविप्रिया के लेखक जो हैं वो केशवदास हैं। तो ये केशवदास की रचना एक प्रकार से हो गई, केशवदास। तो केशवदास की रचना है। और भाव विलास, रस विलास और भवानी विलास, ये तीनों रचनाएं जो हैं वो भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, ये कवि देव की रचना हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन में पूछ रखा है कि देव की रचना नहीं है। तो यहाँ पर कविप्रिया जो है वो केशवदास की रचना है, मतलब दूसरे कवि की रचना है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा कविप्रिया, मतलब कि कविप्रिया जो है वो देव की रचना नहीं है। तो वैसे मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो कविप्रिया है वो किस लेखक की रचना है। तो आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कविप्रिया के लेखक कौन हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि द्विवेदी युग की विशेषता या प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति है तो वो है नारी सौंदर्य का चित्रण, मतलब कि नारी के सौंदर्य का चित्रण इसमें किया गया है। क्लास 10th का अब एक ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगातार पिछले वर्षों में भी पूछा गया है और जो कि पूछा जाने के चांसेस हैं। तो वो क्वेश्चन जो है वो ये है, क्वेश्चन ये कहता है कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित टार सप्तक का संपादन किसने किया था। मतलब कि टार सप्तक के कवि कौन है, तो टार सप्तक के कवि जो हैं वो राम विलास शर्मा नहीं है, ना कि प्रभाकर माछुए, ना गिरजा कुमार माथुर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका पूरा नाम जो है वो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है और इन्हें अज्ञे स्वाट नाम से भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ये टॉपिक जो है वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है जो कि पूछा जाता है और इस टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड पेपर में बनता ही बनता है। तो 1943 ईस्वी में टार सप्तक का प्रकाशन, टार सप्तक को आप समझिए ये है क्या चीज़। टार सप्तक एक कवियों का एक समूह है
तो इसमें कवि जो हैं वो सम्मिलित हैं, तो कवियों का समूह है। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रथम तार सप्तक के संपादक कौन है, यहाँ पर आप इसका व्याख्यात्मक हल देखिए कि प्रथम तार सप्तक के संपादक जो हैं वो कौन है, तो भी अज्ञेय हो जाएंगे। और 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक का जो हुआ था प्रकाशन हुआ था, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन जो है, द्वितीय यानी कि दूसरे नंबर तार सप्तक का प्रकाशन जो है वो किस डेट को हुआ था, इसको आप नोट कीजिए। ये जो है वो 1951 ईस्वी को हुआ था। ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन पॉइंट को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये पॉइंट जो हैं किसी न किसी तरीके से घुमाकर बोर्ड पेपर में पूछ लिए जाते हैं और बच्चे अधिकतर अटक जाते हैं। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन समझिए कि तृतीय तार सप्तक के संपादक कौन है, तो तृतीय तार सप्तक के संपादक भी सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन 1962 ईस्वी को हुआ था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो बोर्ड पेपर के लिए आपको एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, 95 प्लस ला सकते हैं हिंदी जैसे सब्जेक्ट में। और हाँ, इसी प्रकार से व्याख्यात्मक हल को आप समझिए, क्योंकि ये वो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है ना जो कि यहाँ से डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बच्चे अटक जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुविकल्पीय नंबर पर हम नहीं ध्यान देते। क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप बोर्ड पेपर में सॉल्व कर लेंगे, नहीं, बहुविकल्पीय प्रश्नों से आप उन कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए ताकि बोर्ड पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए तो वो क्वेश्चन को आप हल कर सके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राम की शक्ति पूंजा, राम की शक्ति पूंजा ये इतनी इम्पॉर्टेंट रचना है ना कि जो 2020-2022 मतलब कि यहाँ पर जितनी भी हमने रचना ले रखी है जो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां में पूछा है गया है कि राम की शक्ति पूंजा व कुकुरमुट्टा की रचना है। तो ये रचना जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड पेपर में आ सकती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड हैं, मतलब हर वर्ष बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके टॉपिक से तो अलग है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन 2026 में ये क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। तो इस क्वेश्चन को समझिए। मैं पहले आपको इसको सुनाता हूँ ये है क्या चीज़। तो ये क्वेश्चन जो है वो है ये कि ये क्वेश्चन जो है आपके रस छंद अलंकार से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को आप समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी तरीके से आपके बोर्ड पेपर में, और हाँ, ये गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप समझिए। पहले मैं ये क्या लिखा है इसको पढ़कर आपको समझाता हूँ, इसका अर्थ समझाऊंगा, फिर उसके बाद इसमें पूछा गया है कि कौन सा रस है। तो इस क्वेश्चन को हल करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, मतलब कि इसमें से रस पूछा गया है। तो यहाँ पर आप इसका अर्थ समझिए, अर्थ समझिए, क्योंकि अर्थ जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। मतलब कि कोई व्यक्ति है जो कि गंजा है और वो घबरा रहा है कि उसकी हालत खराब हो सकती है, तो दूसरा व्यक्ति उसे समझा रहा है। तो यहाँ पर वीर रस का लोप है, क्योंकि यहाँ पर वीरता का प्रतीक दिखाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वीर रस हो गया।
तो हम देख चुके हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 10 की संपूर्ण तैयारी इसी चैनल पर होगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं न्यू सेशन के अंतर्गत।